Assalamualaikum everyone, welcome back to this channel. So this is me Alia Waheed, and in this video we are going to discuss about the constipation. So you know very well that in the previous lecture we have discussed all about the diarrhea, and we have discussed what are the anti-diarrheal drugs. Now in this lecture we are going to discuss about the constipation. So constipation, first we discuss the definition of it, that it is a condition in which your bowel movements are very decreased, that their frequency is very decreased, and your stool become very hard and dry inside your large intestine and become very difficult to pass this hard and dry mass out. So this is the definition of constipation, and in other words, simply you can define constipation as the delay passage of feces. Okay, so this is the definition of constipation. So now we will discuss that, okay, why the constipation is happening and what are the reasons behind it. Okay, so अब हम लोग उन चीज़ों को देख लेते हैं. सो अगर हम बात करें ना रीज़न्स की, ठीक है, इसकी बात करें हम लोग रीज़न्स के, क्यों आपके पास ये कॉन्स्टिपेशन हुआ है. सो ये जो ड्राई हार्ड मैस जो आपके इंटेस्टाइन में फंस गया है, स्टूल आपके हार्ड हो चुके हैं, इनको हम कहते हैं फीकल इम्पेक्शन. क्या हुआ है? फीकल, फीकल इम्पैक्शन. सो ये फीकल इम्पैक्शन होने की वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन हुआ है, और ये फीकल इम्पैक्शन इतना ज़्यादा ये हार्ड और ड्राई हो चुका है कि अब इंटेस्टाइन में जो पेरिस्टाल्सिस हो रहे हैं वो भी इसको पुश नहीं कर पा रहे हैं. ठीक है, अब इस फीकल इम्पैक्शन के बनने की रीज़न्स क्या बनी है, आपके कॉन्स्टिपेशन होने की रीज़न्स क्या थी. सबसे पहले तो ये चीज़ रीज़न आ जाती है कि आपकी गट की मोबिलिटी कम है, आपकी बाउल मूवमेंट्स कम है, सो आपकी गट की मोर्टेलिटी कम है, उसकी वजह से हुआ. अब गट की मोर्टेलिटी कम क्यों है, इसकी क्या रीज़न है? एक्चुअली एकदम से तो गट की मोर्टेलिटी कम नहीं हुई होगी, कोई ना कोई रीज़न ही होगी. देखिए, इसके पीछे कुछ रीज़न्स आ जाती हैं. एक तो यह है कि आपको कोई ना कोई इन्फेक्शन है, किसी न किसी बैक्टीरिया की वजह से, या किसी कोई और कुछ भी रीज़न हो सकती है. बाउल में आपके इन्फेक्शन हुआ हुआ है, उसकी वजह से आपकी मूवमेंट स्लो हुई हुई है. दूसरी चीज़ आ जाती है कि एक्सरसाइज कम है, आप एक्सरसाइज जो है वो सही तरीके से नहीं कर रहे हैं, आप वर्जिश नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी ये मोर्टेलिटी कम हुई हुई है. और दूसरी चीज़ आ जाती है, कुछ ड्रग्स ऐसी हैं जो आपको कॉन्स्टिपेशन करती हैं. कुछ ड्रग्स के साइड इफ़ेक्ट ऐसे होते हैं कि वो कॉन्स्टिपेशन करते हैं. ठीक है, सो ये चीज़ आ जाती है. नेक्स्ट अगर रीज़न की हम बात करें ना, तो वो होता है डाइट पुअर. सो आपने डाइट जो है वो आपकी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, आप ज़्यादातर फास्ट फूड खा रहे हैं. सो डाइट के पुअर होने की वजह से मीन्स कि आपकी डाइट के अंदर ज़्यादातर डाइटरी फाइबर्स नहीं है. एक्चुअली आप लोगों को पता है कि डाइटरी फाइबर्स हमारी कॉन्स्टिपेशन के रिलीफ के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि ये हमारे स्टूल को सॉफ्ट करते हैं. अगर आप वो फूड नहीं खा रहे जिसके अंदर डाइटरी फाइबर हो, तो आपकी डाइट पुअर है और आपको कॉन्स्टिपेशन हुआ है. जो तीसरी बड़ी रीज़न आ जाती है वो हो जाती है डिहाइड्रेशन, कि आपने सही तरह से पानी नहीं पिया, आपने अपनी बॉडी को हाइड्रेट नहीं किया है. एक्चुअली डिहाइड्रेशन इतनी बड़ी वजह क्यों है? क्योंकि आपके फीकल मैटर के अंदर, ठीक है, अगर आप अपने फीकल मैटर की कंपोजिशन देखें, FAECAL, सो आपका ये जो फीकल मैटर है ना, ये आपका 60 से 80% वाटर होता है. इसके अंदर 60 से 80% इसके अंदर वाटर है. अगर आप वाटर सही तरह से नहीं पीते, आपकी बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन है, और आपके फीकल मैटर के अंदर सिर्फ और सिर्फ डिहाइड्रेशन होने की वजह से 30 से 40% वाटर रहता है. सो आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा मेजर डिफरेंस आ चुका है. पानी की इस कमी की वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, आपकी वाटर की रीअब्जॉर्प्शन जो है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि आपकी बॉडी को ज़्यादा पानी चाहिए, जिसकी वजह से आपके फीकल मैटर के अंदर पानी सिर्फ 30 से 40% रह जाएगा और आपको कॉन्स्टिपेशन होगा. सो ये चीज़ें आ जाती हैं कि अगर आप आपने इनको ट्रीट करना है तो सिंपली क्या करेंगे, जैसे गट की मोबिलिटी है, इन्फेक्शंस हुए हुए हैं तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे. बट अगर एक्सरसाइज आप करना स्टार्ट कर दें तो आप गट की मोबिलिटी को ट्रीट कर सकते हैं. इसके अलावा अगर हम बात करें कि डाइट में आप डाइटरी फाइबर्स शामिल कर लें,
आपका डायरिया कॉन्स्टिपेशन ट्रीट हो जाएगा। इसके अलावा आप अपनी डिहाइड्रेशन को कंप्लीट कर लें, जितना पानी आपकी बॉडी को रिक्वायर्ड है उतना पानी अगर आप डेली पिएंगे तो आपको कॉन्स्टिपेशन होगा ही नहीं, ठीक है ना। सो ये चीज़ें आ जाती है। अब डाइटरी फाइबर का अगर हम जिक्र कर लेना, तो डाइटरी फाइबर कहाँ कहाँ है, देखिए जितने भी नेचुरल सोर्सेज हैं आपके पास, आपके नेचुरल सोर्सेज पे आपके पास वेजिटेबल्स आ जाते हैं, आपके फ्रूट्स आ जाते हैं। सो हर फ्रूट के अंदर डाइटरी फाइबर के कुछ ना कुछ परसेंटेजेस ज़रूर होती हैं, ठीक है। सो ये अब क्यों है डाइटरी फाइबर इतनी ज़रूरी क्यों है, क्योंकि ये ना अब्जॉर्ब नहीं होते हैं, हमारे बॉडी के अंदर ऐसे एंजाइम्स नहीं हैं जो इन डाइटरी फाइबर्स को अब्जॉर्ब कर सकें। सो ये आपके गट के अंदर रहते हैं, मींस आपके लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर रहते हैं, और लार्ज इंटेस्टाइन में ये स्टूल के अंदर इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं। स्टूल के अंदर इनकॉर्पोरेट होने की वजह से ये स्टूल को सॉफ्ट करते हैं और फिर उनके अंदर वाटर को एब्जॉर्ब करके उनको और ज़्यादा सॉफ्ट बनाते हैं, ठीक। तो इसलिए हम कहते हैं कि डाइटरी फाइबर्स का इंटेक ज़्यादा कर लेना चाहिए जब आपको कॉन्स्टिपेशन हो। सो अब हम लोग देखते हैं कि रीज़न्स तो हमने देख ली कि क्यों डायरिया और कॉन्स्टिपेशन में हो रहा था। नेक्स्ट है कि इसको रिलीव करने के लिए डॉक्टर आपको कौन कौन सी मेडिसिन देगा, और वो मेडिसिन किस टाइप की होंगी, ठीक है। सो डॉक्टर आपको या तो एक लेग्जेटिव देगा, या एक परगेटिव देगा, या एक कैथार्टिक देगा। सो अब हम ना मेजरली इनके अंदर डिफरेंस देखने वाले हैं कि क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि आपको लेग्जेटिव्स की टाइप्स पढ़ाने से पहले आपको इसका कॉन्सेप्ट दूँ। सो अगर हम लोग बात कर रहे हैं ना, तो लेग्जेटिव्स आपके पास इनका एक्शन की बात करते हैं तो लेग्जेटिव एक माइल्डर एक्शन शो करते हैं। इनका एक्शन क्या है, थोड़ा सा माइल्ड एक्शन है। और परगेटिव और कैथार्टिक एक ही चीज़ आ जाती है, इनका ज़रा स्ट्रॉन्ग किस्म का एक्शन होता है। अच्छा, लेग्जेटिव किस तरह के फीकल मैटर को रिलीज़ करते हैं, तो ये एक पूरा स्ट्रक्चर के स्पेलिंग आप खुद देख लीजिएगा। स्ट्रक्चर स्टूल को रिलीज़ करते हैं, ठीक है। और दूसरा अगर परगेटिव की बात करें तो ये वाटरी स्टूल रिलीज़ करते हैं, ठीक है। सो लेग्जेटिव की बात करें तो इसका सिर्फ काम है कि डेफिकेशन को रिलीज़ करना या डेफिकेशन करवाना फ्रॉम ओनली रेक्टम। सो ये रेक्टम में से सिर्फ डेफिकेशन करवाता है, बाकी जितना भी फिकल मैटर चाहे वो कोलोन के जिस भी पार्ट के अंदर हो ये नहीं करवाएगा। ये परेशान हो, मैं आपको डायग्राम से समझाती हूँ। और ये डेफिकेशन करवाएगा वो फुल होल कोलोन से। सो ये डेफिकेशन करवाएगा फ्रॉम होल कोलोन, ठीक है। पूरे कोलोन से डेफिकेशन करवा रहा है, ठीक है। सो अब ये किस तरह से करवा रहे हैं, इन चीज़ों को पर हम लोग जो है ना वो डिस्कस कर देते हैं। सो आपका लेट्स सपोज कि मैं यहाँ पर आपके लिए एक जो है ना लार्ज इंटेस्टाइन को ड्रॉ करती हूँ, ठीक है। ये लार्ज इंटेस्टाइन का कोलोन वाला पार्ट है, और कोलोन से आगे आपको पता है कि ये रेक्टम होता है। सो अब ये लेग्जेटिव सो परगेटिव, आपको एक डॉक्टर के पास गए, आपने उसे कहा कि मुझे कॉन्स्टिपेशन हुआ है, नो मैटर कि किस वजह से हुआ है। सो वो आपको लेग्जेटिव या परगेटिव यही चीज़ें ही देगा। सो ये आपकी लार्ज इंटेस्टाइन है, ये कोलोन के पार्ट्स आपके पास आ जाते हैं, और यहाँ पर ये वाला चीज़ रेक्टम है आपकी। सो अगर आपको वो लेग्जेटिव देगा तो लेग्जेटिव क्या करेगा कि जो आपका स्टूल जो यहाँ पर प्रेजेंट होगा वो सिर्फ इसको स्टॉप करेगा और बाहर रिलीज़ करवाएगा, और जो बाहर रिलीज़ होगा वो आपका स्ट्रक्चर्ड स्टूल होगा, या आप कह सकते हैं कि सॉलिड स्टूल होगा आपका, लेकिन ये सॉफ्ट होगा। आप कह सकते हैं सॉलिड और आपका सॉफ्ट स्टूल होगा जो आपका लेग्जेटिव रिलीज़ करवाएगा, ठीक है। सो ये तो बात हो गई लेग्जेटिव का, और ये माइल्डर एक्शन है क्योंकि ये सिर्फ एक हिस्से पे एक्ट कर रहा है, रेक्टम वाले हिस्से पे। बात करते हैं ना हम परगेटिव की, तो फॉर एग्जांपल आपने परगेटिव का आया, परगेटिव क्या करेगा आपके यहाँ से लेकर ये जो कोलोन का फर्स्ट पार्ट है इससे लेकर आपके कोलोन का सेकंड पार्ट, आपके कोलोन का थर्ड पार्ट, और ये रेक्टम, इन सब में से आपका जो फीकल मैटर है वो सारा रिलीज़ करेगा, और इन द फॉर्म ऑफ वाटरी स्टूल, या आप कह सकते हैं लिक्विड स्टूल, कि आपको मोशन की तरह स्टूल आएगा इसमें से, ठीक है। और ये पूरे कोलोन को आपको करेगा। लेग्जेटिव सिर्फ यहाँ से स्टूल रिलीज़ करवा रहा था, लेग्जेटिव का काम नहीं है कि यहाँ वाले स्टूल को रिलीज़ करवाना, ठीक है। लेग्जेटिव सिर्फ यहाँ से कर रहा था, बट आपका परगेटिव और कैथार्टिक पूरे कोलोन में से वाटर स्टूल को बाहर निकाल रहा है, और इसका स्ट्रॉन्ग एक्शन इसी वजह से है। सो ये था डिफरेंस आपके लेग्जेटिव और आपके परगेटिव के अंदर।
नेक्स्ट हम लोग जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें ये देख रहे हैं कि लेक्सेटिव्स और परगेटिव्स ये कर क्या रहे हैं, ठीक है ना। कॉन्स्टिपेशन को ये कैसे ट्रीट कर रहे हैं, हमने तो ये पढ़ लिया, ठीक है। ये वाटर स्टूल और इस तरह से कर रहे हैं। सो एक्चुअली इनका वर्क क्या क्या है हम लोग उस चीज़ को देख लेते हैं। सो इन्होंने ना कुछ भी नहीं किया। देखिए डायरिया के केस में हमने कहा था कि हमने मोर्टेलिटी को कम करना है। अब कॉन्स्टिपेशन में आपने देखा है कि कंडीशन है जिसमें बाउल मूवमेंट्स डिक्रीज हुई हैं। सो अब आपने जो भी ड्रग देनी है, जो भी एंटी कॉन्स्टिपेशन ड्रग्स होंगी, ठीक है, जो भी ड्रग, चाहे वो लग्रेटिव है चाहे वो परगेटिव है, मैं इसकी बात नहीं कर रही हूँ। जो भी ड्रग होगी उसका काम क्या होगा, पहला काम हुआ है कि वो आपकी बाउल मूवमेंट्स को इंक्रीज़ करेगी, यानी आपकी जीआईटी की मोर्टेलिटी को इंक्रीज़ करेगी, ठीक है। पहला काम उसका यही होगा। दूसरा, वो आपके स्टूल को सॉफ्ट करेगी। या मैंने कहा स्टूल आपका हार्ड और ड्राई हो चुका होता है जिसकी वजह से वो डिफ़िकल्ट टू पास आउट होता है, इसलिए आपने उस स्टूल को सॉफ्ट भी साथ साथ करना है। तो आपकी ड्रग उस स्टूल को सॉफ्ट भी करेगी, बाउल मूवमेंट्स को भी इंक्रीज़ करेगी, और जो आपके पास है और इस तरह की ये चीज़ें ही काम करेगी, मोर्टेलिटी और इस चीज़ों को, ताकि डिले पैसेज ना हो आपकी फीसिस का, ठीक है। नेक्स्ट, इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट हैं आपकी बॉडी के अंदर इस तरह की ड्रग्स का, चाहे वो लग्जेटिव हो चाहे वो परगेटिव हो, इनके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी आते हैं। जैसे हम डायरिया के साइड इफ़ेक्ट देखे थे कि डायरिया अगर बहुत ज़्यादा हो जाए तो आपको डिहाइड्रेशन हो जाता है, क्योंकि डायरिया में ज़्यादा वाटर निकल रहा होता है। सो यहाँ पर भी ये होता है, क्योंकि अगर हम इन ड्रग्स को ज़्यादा इस्तेमाल कर लें, प्रोलॉन्ग यूज़ कर लें, तो क्या साइड इफ़ेक्ट होंगे। देखिए, क्योंकि वो तो मोर्टेलिटी इंक्रीज़ कर रहे हैं, स्टूल सॉफ्ट कर रहे हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा आपका जो कंटेंट है वो बाहर निकल रहा है, जिसकी वजह से आपका इलेक्ट्रोलाइट्स जो आपकी बॉडी के अंदर है वो कम हो जाएंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स का इम्बैलेंस हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि आप इस ड्रग के डिपेंड भी हो सकते हैं, इन ड्रग्स की डिपेंड करने लग जाएंगे आप लोग, तो ड्रग डिपेंडेंस भी हो सकती है इस केस के अंदर। तो ये दो इन ड्रग्स के साइड इफ़ेक्ट्स आ जाते हैं जो हो सकते हैं किसी भी पेशेंट के अंदर, ठीक है। सो अच्छा, एक और डिफरेंस जो आप लग्जेटिव्स और परगेटिव्स में देखते हैं, ठीक है, मैं वो डिफरेंस आप लोगों को बताना भूल गई थी। सो जब जब भी डॉक्टर आपको लग्जेटिव्स देगा, लग्जेटिव्स का मैंने आपको कहा था कि माइल्ड एक्शन है, एक्शन कम है। जिस तरह इसका एक्शन है, इसकी डोज भी कम होगी, इसकी डोज भी कम होगी। और जब मैं बात करूँगी ना परगेटिव की, सो उसकी डोज भी ज़्यादा होगी। परगेटिव की स्पेलिंग आप देख लीजिएगा, तो इसकी डोज भी ज़्यादा होगी। लेट्स सपोज कि दोनों के केस में डोज एक ही है। लेट्स सपोज मैं कोई भी एक ड्रग का नाम ले लेती हूँ, कि मैंने किसी पेशेंट को स्टूल सॉफ्ट करने के लिए कोई ड्रग दिया है, लाइक बिसाकोडाइल, ठीक है। ये है, ड्रग का नाम है बिसाकोडाइल, बिसाकोडाइल है। लेट्स सपोज कर लें आपके लिए बिसाकोडाइल एज अ लेक्सेटिव भी एक्ट करती है, एज अ परगेटिव भी एक्ट करती है। अब अगर आप बिसाकोडाइल की लो डोज देते हैं, लेट्स सपोज कि आपने सिर्फ इसका 10 mg ड्रग दी है, ठीक है, 10 mg दी है, तो वो एज अ लेक्सेटिव एक्ट करेगी, मीन सिर्फ रेक्टम में से स्टूल को बाहर निकालेगी। लेकिन लेट्स सपोज कि मैंने एक पेशेंट को बिसाकोडाइल ही दी है, बट मैंने इसकी 500 लेट्स सपोज mg दे दिया, अभी लो डोज ज़्यादा हो गई है, तो ये अब परगेटिव के तौर पे ऐड करेगी। क्या करेगी, परगेटिव के तौर पे ऐड करेगी, और सारे कोलॉन में से सारा फीकल मैस बाहर निकाल देगी, और पूरे आपका एक स्ट्रॉन्ग एक्शन देगी, और पूरे कोलॉन में से पूरा जो फीकल मैटर है उसको रिलीज़ कर देगी इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड। सो ये डिफरेंस मेजर आ जाता है आपके लेक्सेटिव और आपके परगेटिव के अंदर, ठीक है। कि एक तो ये है कि फीसिस की स्ट्रक्चर कैसी है, नेचर कैसी है, नेचर ऑफ फीकल मैटर के ऊपर हमने देखा कि एक तो डोज के ऊपर है, दूसरा है नेचर ऑफ फिकल मैटर, कि इसके जो फिकल मैटर हैं वो सॉलिड इन नेचर होंगे बट सॉफ्ट होंगे, लेकिन परगेटिव में वही फिकल मैटर लिक्विडी फॉर्म में होगा, वाटरी फॉर्म में होगा। एक्शन की बात करें तो इसका एक्शन थोड़ा माइल्ड है, कम एक्शन है, इसका स्ट्रॉन्ग किस्म का एक्शन है। और दूसरा लेक्सेटिव सिर्फ एक हिस्से पे एक्ट करता है, जैसे रेक्टम पे एक्ट करता है, लेकिन परगेटिव पूरे कोलॉन को एम्प्टी करता हुआ आएगा। और कैथार्डिक परगेटिव ही होता है, अब कैथार्डिक और परगेटिव में कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है, ठीक है। और
सो पर्गेटिव क्योंकि स्ट्रॉन्ग एक्शन है ना, सो इसके बाद हो सकता है कि आपको 2 से 3 दिन तक कोई डेफिकेशन ना हो। जैसे लेट्स सपोज कि आपने एक दफ़ा बिसाकोडाइल की 500 mg दी, उसके खाने के बाद लेट्स सपोज कि एक पेशेंट को 2 से 3 दिनों तक कोई डेफिकेशन नहीं हुई, यानी उसे कोई वॉशरूम जाने की ज़रूरत महसूस नहीं हुई। सो ये ना समझे कि उसे दोबारा कॉन्स्टिपेशन हो गया है, नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि पर्गेटिव का एक स्ट्रॉन्ग एक्शन था, उसने कोलोन में से सब कुछ रिलीज़ करवा दिया है। तो हो सकता है कि पेशेंट को 2 से 3 दिन तक कोई डेफिकेशन ना हो, कोई डेफिकेशन ना हो। सो इसमें ये चीज़ सपोज़ नहीं करनी नहीं कि उसे दोबारा कॉन्स्टिपेशन हो गया है, कि पर्गेटिव ने अपना शायद एक्शन शो नहीं किया, नहीं पर्गेटिव ने अपना पूरा एक्शन शो किया है। इसी वजह से पेशेंट को जो है वो नहीं आ रहा, डेफिकेशन नहीं हो रहा है। सो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हम लोगों ने देखा कि कॉन्स्टिपेशन क्या चीज़ है। फिर उसके बाद हमने देखा कि रीज़न्स क्या, आपको कॉन्स्टिपेशन हुआ क्यों। बहुत बड़ी रीज़न्स थी कि डाइट आपकी अच्छी नहीं है, आपकी गट की मोबिलिटी कम है क्योंकि आपने एक्सरसाइज नहीं की है, आपने अपना वाटर कंटेंट बैलेंस नहीं किया गया है। इसके अलावा जो है वो आपने कुछ ऐसी ड्रग्स भी ले ली हैं जो आपकी कॉन्स्टिपेशन का बाइस बन रही हैं, और आपको कोई इन्फेक्शन भी हो सकता है। फिर उसके बाद हमने देखा कि डाइट क्यों ज़रूरी है, डिहाइड्रेशन क्यों, वाटर क्यों इतना ज़रूरी है कॉन्स्टिपेशन के लिए। फिर हमने देखा कि लेक्सेटिव्स या पर्गेटिव, ये जितनी भी ड्रग्स हैं जो कॉन्स्टिपेशन में हम यूज़ करते हैं, वो कर क्या रही हैं। दो काम ही कर रही है, मोर्टेलिटी इंक्रीज़ कर रही है, आपकी बाउल मूवमेंट्स की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ कर रही है, और आपके स्टूल को सॉफ्ट कर रही है। ठीक है, 3 सिंपल काम है। बट साथ साथ कुछ साइड इफ़ेक्ट है, इलेक्ट्रोलाइट कम कर रही है, ड्रग की डिपेंडेंस बढ़ा रही है। फिर हम लोगों ने लेक्डेटिव और पर्गेटिव के दरमियान में शॉर्ट से डिफरेंस देखा। एक तो डोज डिपेंडेंट, डोज के ऊपर डिपेंड करते हैं लेक्सेटिव और पर्गेटिव का डिफरेंस। दूसरा